ऑटो रिक्शा चलाने वाली गरीब गाय। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तुम शाम को बहुत देर से आती हो, तब तक मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पिंकू, मुझे तंग मत करो, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, बैग उठाओ और चुपचाप स्कूल जाओ। मुझे परेशान मत करो। पहले मेरी जिंदगी में कम परेशानियां हैं क्या? तुम मुझे प्यार नहीं करती हो माँ, तुम बहुत बुरी हो। निराली पिंकू को प्यार से समझाते हुए कहती है, देखो बेटा पिंकू, तुम्हारे बापू और दादाजी बीमार है ना, घर में कमाने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं भी नहीं कमाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? दादाजी और बापू की दवाइयाँ कैसे आएंगी? और तुम्हारी स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? इस काम में तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ना बेटा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी आपके काम में हाथ बटाना चाहिए। हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम ही सब काम संभालोगे। निराली, मैं क्या सोच रहा था, अब मैं थोड़ा बहुत ठीक होने लगा हूँ, रिक्शा तो चला ही सकता हूँ। सोच रहा था रिक्शा चलाना शुरू कर दूं। बिल्कुल नहीं जी, आप काम नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता हो रही है, इसलिए काम करने को बोल रहे हैं। जरा बताइए, आपकी जगह अगर मैं बीमार होती तो क्या आप सब कुछ नहीं संभालते? तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपके लिए कुछ करूँ? ऐसी मुश्किल घड़ी में जीवन साथी ही तो काम आता है ना, और मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हैं। मैं तो आपके लिए कुछ भी कर जाऊं। निराली एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम करती थी। उसके घर में उसका एक बेटा, पति सुरेश और बुजुर्ग ससुर थे जो अब कोई काम नहीं कर सकते थे। पति सुरेश कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। जब से सुरेश को ये बीमारी हो गई थी, तब से निराली ही पति की जगह पर ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करती थी। काम में व्यस्त रहने के कारण निराली पिंकू को भी सही से समय नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से पिंकू को अपनी माँ से हमेशा शिकायत रहती थी। बहन निराली, कैसा चल रहा है फिर काम काज? ऐसे ही भाई साहब, कुछ खास नहीं, बस दिन में थोड़ी सवारी मिलती है, वो भी बराबर का किराया देने में कंजूसी करती है। सोचते हैं फ्री में ही निकल जाए तो अच्छा है। ऊपर से इतनी महंगाई मार रही है। सुरेश की दवाइयों का खर्च और पिंकू की पढ़ाई का खर्च बड़ी ही मुश्किल से निकलता है। मैं तो सोच रही थी भाई साहब, साथ साथ में कोई दूसरा काम भी देख लूं, जिससे कम से कम 2 पैसे आ जाएं। तुम सही कह रही हो बहन, मैं भी यही सोच रहा था, साथ साथ में दूसरा काम भी देख लूं। निराली ऑटो स्टैंड पर खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी कि काश कोई सवारी आ जाए और उसे भी 2 पैसे बन जाएं। तभी थोड़ी देर में एक सवारी आती है। जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। हाँ, अभी चलती हूँ। निराली ने ऑटो स्टार्ट किया और ऑटो चलाने लगी। जिस ओर सवारी ने चलने को बोला था उसी ओर चलने लगी। रुको रुको, मेरा स्टेशन आ गया है। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही हैं? आप मेरा किराया तो देते जाइए। कौन सा किराया? 2 मिनट नहीं लगे तुम्हें यहाँ पहुंचाने में, और तुम मुझसे किराया मांग रही हो? अरे ये क्या बात हुई भला? 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, किराया तो देना ही पड़ता है ना। और हम लोग भी यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं। सबको फ्री में जाने देंगे तो खुद क्या कमाएंगे? ज्यादा बहस ना करो, मामूली सी ऑटो वाली और मुझसे बहस कर रही है। ये कहकर वो सवारी वहाँ से निराली को बिना पैसे दिए ही चली जाती है। निराली बेचारी उदास होकर वहाँ से लौट आती है। कैसे कैसे लोग हैं, समझ में ही नहीं आता। किसी की मेहनत की कमाई खाकर भला इन लोगों को क्या मिलेगा? आज निराली की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी। उदास होकर वो घर लौट आती है, लेकिन घर वालों को कभी भी ये नहीं जताती थी कि वो किसी बात के लिए दुखी है। घर वालों के सामने वो हमेशा अपना हंसता मुस्कुराता ही चेहरा लेकर आती थी, जिसे देखकर उसके पति राकेश, ससुर और पिंकू को एक हौसला मिलता था। माँ, मेरे खिलौने लाई हो जो मैंने तुमसे सुबह मंगवाए थे? ओ माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाना ही भूल गई। आज थोड़ा जल्दी और हड़बड़ाहट में थी, इसलिए भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए पक्का खिलौने लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कल ही लेकर आना। कैसे बताऊं पिंकू बेटा कि आज मेरे पास तुम्हारे खिलौनों के लिए पैसे ही नहीं थे। लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताकर उदास नहीं करना चाहती। हे भगवान, आज तो घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। क्या बनाऊं आज मैं? चाहे निराली सुरेश के सामने अपना दुख बयान नहीं करती थी, लेकिन सुरेश सब जानता था कि निराली परिवार को खुश रखने के लिए झूठ में ही मुस्कुराती है और उसे कभी महसूस नहीं होने देती है कि वो एक बीमार पति है और पत्नी के टुकड़ों पर पल रहा है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। घर में थोड़े से चावल के दाने पड़े थे और थोड़ी सी दाल थी, जिसकी निराली खिचड़ी बनाकर ले आती है। चलो सब जल्दी से आ जाओ, आज मैंने आप सबके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई है। रोज दाल चावल और सब्जियां खाकर बोर हो गए थे ना सब, तो आज मैंने सोचा आप सबके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाऊं। हाँ माँ, मुझे भी खानी है तुम्हारे हाथ की स्पेशल खिचड़ी। निराली ने किसी को भी महसूस नहीं होने दिया कि घर में राशन खत्म हो गया है। थोड़े से राशन के दानों से ही उसने खिचड़ी बना दी और उसे स्पेशल खिचड़ी का नाम लेकर सबको खिलाकर खुश कर दिया। शुक्र है भगवान का, सबने अच्छे से पेट भरकर खिचड़ी खा ली। अब कल के लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ऑटो रिक्शा चलाने के अलावा मुझे और भी कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे मेरे परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो और सुरेश की दवाइयां आ पाए। खा पीकर सब सो जाते हैं कि तभी अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है। देखो ना निराली, कितना भारी तूफान आया है ना। ना जाने क्यों इस तूफान को देखकर मन बहुत घबरा रहा है।
आप ऐसे ही दिल छोटा ना कीजिए। छोटी छोटी चीजों को देखकर आप आजकल घबराने लगे हैं। भला तूफान से भी कोई घबराता है? कुछ नहीं होगा। चलिए अब चलकर सो जाइए। सुरेश को तो तूफान को देखकर डर लग रहा था, साथ में ही निराली का भी मन ना जाने क्यों घबरा गया था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बेचैनी किस चीज की है। तभी थोड़ी देर बाद आधी रात को सुरेश को अचानक से नाक और मुंह से खून बहने लगता है। सुरेश की हालत बहुत गंभीर होने लगती है। निराली, मैं तुमसे कह रहा था ना कि ये तूफान कोई मामूली तूफान नहीं है। मेरा मन तभी घबरा रहा था। ऐसा लगता है ये तूफान मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। अब मैं नहीं बचूंगा निराली, मुझसे वादा करो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद तुम मेरे बच्चे और पिताजी का ध्यान रखोगी। आप ऐसा ना कहिए जी, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। निराली, मुझे माफ करना, मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ। तुम्हें मुझसे शादी करके तकलीफ ही मिली है, और अब मरने के बाद भी तुम पर बच्चे और पिताजी का बोझ कर कर ही जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाने वाली हूँ। बड़ी ही मुश्किल से निराली उस भारी तूफान और बारिश में अपने पति सुरेश को अस्पताल पहुंचाती है। डॉक्टर सुरेश को इमरजेंसी में भर्ती करते हैं और साथ में निराली से कहते हैं, देखिए, आपके पति को ब्लड की बहुत जरूरत है। अस्पताल में तो ब्लड खत्म हो चुका है, बाहर एक प्राइवेट ब्लड बैंक है, वहाँ से ब्लड का अरेंज कीजिए। मैं अभी ब्लड का इंतजाम करती हूँ, बस आप मेरे पति को कुछ होने न दीजिएगा। निराली अपने पति को बचाने के लिए बाहर ब्लड लेने तो जाती है, लेकिन उसके पास ब्लड लेने के लिए एक भी पैसा नहीं था। भाई साहब, मुझे ब्लड की बहुत जरूरत है, मेरे पति की जान खतरे में है। मेरे पास ब्लड लेने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस समय मेरी मदद कर दीजिए, कल मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, मुझे ब्लड दे दीजिए। ठीक है बहन, मैं तुम्हें ब्लड दे देता हूँ, लेकिन कल मुझे पैसे दे देना। धन्यवाद भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। ब्लड वाला जैसे ही निराली को ब्लड की बोतल देने वाला होता है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुकिए जी, आप ऐसे कैसे किसी का भी भरोसा करके बिना पैसे लिए ब्लड दे सकते हैं। निराली देखती है कि ये तो वही सवारी थी जिसने एक दिन उसके ऑटो में सवारी करके निराली को पैसे नहीं दिए थे और पैसे दिए बिना ही चली गई थी। अरे ये तो वही घटिया बदतमीज ऑटो रिक्शा वाली है ना, जिसने चंद पैसों के लिए मेरे साथ बदतमीजी की थी। खबरदार खबरदार, अगर आपने इसे फ्री का ब्लड दिया तो देखिए पुरानी बातों को भूल जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस समय मुझे ब्लड की बहुत जरूरत है। अगर मेरे पति को ब्लड नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, हमारा एक छोटा बच्चा है वो अनाथ हो जाएगा, उस पर तो तरस खाइए। हमने ठेका ले रखा है क्या सबका? सबको ब्लड फ्री में देते रहेंगे तो खुद क्या कमाएंगे? चले आते हैं न जाने कहां से मुंह उठाकर। चलो जाओ यहाँ से, कोई ब्लड नहीं मिलेगा। निराली की लाख मिन्नतें करने पर भी उसे वो लोग ब्लड नहीं देते हैं। रोती सिसकती हुई निराली जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसका पति अपनी अंतिम सांसें छोड़ चुका है। तो निराली अपने पति को खोकर पूरी तरह से टूट जाती है। निराली को इस सदमे से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद निराली अपने पति को दिए हुए वादे के मुताबिक अपने ससुर और बेटे का फिर से अच्छे से ख्याल रखने लगी। उसने फिर से ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सुरेश, देखो आज मैं कितने पैसे कमा कर लाई हूँ, तुम्हें दिए हुए वादे के मुताबिक बहुत अच्छे से तुम्हारे बेटे और पिताजी का ख्याल रखती हूँ, और मेरी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी है। लेकिन क्या फायदा इस कमाई का, तुम ही मेरे साथ नहीं हो। फिर एक दिन की बात है, काम से लौट रही निराली को आज रात हो गई थी। निराली अपने ऑटो रिक्शा से एक सुनसान रास्ते से जा रही थी कि तभी उसने देखा एक सड़क हादसे में एक पत्नी अपने पति के लिए तड़प रही है। चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर लोगों से गुहार लगा रही थी कि कोई तो उसके पति को बचा लो, कोई तो उसके पति को अस्पताल लेकर चलो, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी निराली उसके पास आती है और देखती है कि ये तो वही ब्लड बैंक वाली थी जिसने निराली को पैसे ना होने की वजह से ब्लड नहीं दिया था, जिस वजह से उसके पति की मौत हो गई थी। मेरे पति को बचा लो, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करो, मेरे पति को हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पति का सारा खून बह चुका है, सही समय पर इनका इलाज नहीं हुआ तो मेरे पति दम तोड़ देंगे। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पति को अस्पताल लेकर चलूंगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति को। निराली उस ब्लड बैंक वाली के पति को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर अस्पताल ले जाती है। समय पर अस्पताल पहुंचने पर उसके पति की जान बच जाती है। उस ब्लड बैंक वाली ने निराली के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थी और आकर निराली से माफी मांगती है। मुझे तुमसे बस ये जानना है कि मैंने तुम्हारे पति के साथ इतना गलत किया, समय पर तुम्हारे पति को ब्लड नहीं दिया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, फिर भी तुमने मेरी मदद करके मेरे पति की जान क्यों बचाई? सबका दिल एक जैसा नहीं होता है, तुमने मेरे साथ गलत किया, ब्लड नहीं दिया जिस वजह से मेरे पति की मौत हो गई।
अगर मैं चाहती तो तुमसे बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस तरह से मुझसे मेरे पति का साथ छूट गया, मेरा बच्चा अनाथ हो गया, उसी तरह तुमसे तुम्हारे पति का साथ छूटे, तुम्हारा बच्चा अनाथ हो। बस समझ लो कि सबका दिल एक जैसा नहीं होता। मैंने किसी की जान बचाकर पुण्य कमा लिया। मैं जानती हूँ जो मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हो सके तो मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे पति को बचाकर अपना फर्ज पूरा किया है, बाकी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना पति खोया है। अगर तुम उस दिन ब्लड दे देती तो मेरे पति आज मेरे साथ होते और मेरा बच्चा भी आज अनाथ नहीं होता। इसके बाद निराली अपने बेटे और ससुर के साथ एक छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करती है और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने काम में बहुत मेहनत करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।